आई होप कि सबको सुनाई दे रहा होगा और मैं इस सेशन को रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ। जो पिछले स्लाइड में हमने पढ़ा था, जिसका मैंने वीडियो भेजा था, वो था थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में जो टॉपिक नंबर 12 था, हीट कैपेसिटी या थर्मल कैपेसिटी। तो कैपेसिटी क्या होता है? जैसे कोई ग्लास है, इस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इसमें कितना लिक्विड आ सकता है, वही इसकी कैपेसिटी कहलाती है। इसी तरीके से कोई अगर सॉलिड है तो इस सॉलिड में कितना हीट एब्जॉर्ब हो सकता है, वही इस सॉलिड का हीट कैपेसिटी कहलाएगा। किसके लिए? तो यूनिट टेम्परेचर इंक्रीज के लिए, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज के लिए जितना हीट एब्जॉर्ब होगा उसे हीट कैपेसिटी कहेंगे। हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दोनों में कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि दोनों डिफरेंट है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, लेकिन कब? जब इसका मास भी 1 यूनिट हो, यानी 1 kg हो या 1 ग्राम हो केवल, तब। तो इस दोनों को ध्यान में रखेंगे। स्पेसिफिक केवल हीट कैपेसिटी जो है, इसके लिए फॉर्मूला यह था। इसके बाद एक क्वेश्चन मैंने दिया था, एक क्वेश्चन पे भी डिस्कशन हुआ था। और यहाँ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब कि कितना हीट हमें चाहिए। एब्जॉर्ब कोई ऑब्जेक्ट करता है या रिजेक्ट करता है, किसके लिए? यूनिट मास हो और उसका टेम्परेचर 1 यूनिट इंक्रीज करना हो या डिक्रीज करना हो। और इसके लिए ये फॉर्मूला आया था जो हमने पढ़ा था। इसके बाद मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमने पढ़ा था, सेम वैसे ही है कि 1 मोल मटेरियल हो तो उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने के लिए कितना हीट देना पड़ता है। यहाँ पर फॉर्मूला आया था C=1/n, जहाँ n क्या है? ये नंबर ऑफ मोल, कितने मोल मटेरियल अवेलेबल है वो है, और डेल्टा क्यू चेंज इन हीट बाई चेंज इन टेम्परेचर। इसके बाद हमने देखा था कि जो हीट कैपेसिटी होता है मटेरियल्स का, वो टेम्परेचर के साथ वेरी करता है और जाके एक सेचुरेशन पॉइंट पे पहुंच जाता है। और सेचुरेशन पॉइंट कितना है? 3R है, जहाँ R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, जिसका वैल्यू 8.3 समथिंग होता है। तो 3 में 8 पॉइंट समथिंग से मल्टीप्लाई करेंगे, इतना आएगा। इसके बाद एक और क्वेश्चन था जो मैंने बनाने के लिए दिया था, अगर नहीं बना होगा तो इस पर हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे ग्रुप में। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में हमने स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर पढ़ा था। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1 कैलोरी होता है, एक जो 4.2 जूल होता है। लेकिन हर टेम्परेचर पे स्पेसिफिक हीट बदलते रहता है। जैसे 0 डिग्री सेल्सियस पे इसका स्पेसिफिक हीट, यानी 1 ग्राम अगर आइस है या वाटर ही है, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाना हो तो इतना एनर्जी देना पड़ता है। जबकि टेम्परेचर बढ़ाने पे एनर्जी का वैल्यू कम होता है, सबसे कम आके 30 डिग्री सेल्सियस पे होता है, और इसके बाद से फिर बढ़ने लगता है और 100 पे जाके इतना होता है। ये हम लोग पढ़ चुके थे। इसके बाद वाटर इक्विवेलेंट क्या होता है कि कोई मटेरियल है और उस मटेरियल का टेम्परेचर कुछ हम बढ़ाते हैं। जैसे कोई मटेरियल है और इसमें हम डेल्टा क्यू हीट देते हैं तो इसका टेम्परेचर कुछ बढ़ जाता है। मान लो टेम्परेचर डेल्टा टी बढ़ गया, तो अब चाहते हैं कि इतना ही हीट दे और इतना ही टेम्परेचर बढ़े वाटर का, तो कम वाटर लेना पड़ेगा या ज़्यादा लेना पड़ेगा? तो वही जितना वाटर लेना पड़े, जिसमें से डेल्टा क्यू हीट में डेल्टा टी टेम्परेचर बढ़ जाए, उसी को वाटर इक्विवेलेंट कहते हैं। और इसके लिए फॉर्मूला आया था कि उस मटेरियल का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और उस मटेरियल के मास में मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वाटर इक्विवेलेंट निकल जाएगा। इसके बाद से स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैस हमने पढ़ा था। तो गैस के केस में क्या होता है कि गैस के केस में कुछ लिमिटेशन है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का जो डिफिनीशन वही है, 1 ग्राम गैस लेंगे, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 kg गैस का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने में कितना हीट चाहिए हमें, वही कहलाएगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। 1 मिनट रुकेंगे जरा। इसके बाद गैस के केस में क्या है, कुछ लिमिटेशन है। गैस में होता क्या है कि गैस अगर किसी टब में है और यहाँ एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन हो, अगर यहाँ गैस रखा गया है
तो गैस को अगर ऊपर से प्रेस करते हैं तो गैस की डेंसिटी बढ़ती है और टेम्परेचर भी बढ़ता है। जबकि इसको एक्सपेंड करें, इसको ऊपर उठाएं यानी गैस का वॉल्यूम को बढ़ाएं तो इसका टेम्परेचर कम होता है। यही प्रॉब्लम है। होता क्या है कि गैस को अगर सडनली कंप्रेस कर देते हैं तो बाहर से कोई हीट नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी टेम्परेचर बढ़ गया तो बाहर से हीट जीरो आ रहा है, टेम्परेचर फिर भी बढ़ रहा है तो इसका स्पेसिफिक हीट जो होगा जीरो हो जाएगा। अगर गैस को एक्सपेंड करते हैं, बाहर से कोई हीट नहीं दे रहे हैं तो इसका टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। सॉरी, गैस को अगर एक्सपेंड करते हैं तो गैस को हीट भी करते हैं और एक्सपेंड भी करते हैं, दोनों करते हैं एक साथ। तो ऐसे केस में एक्सपेंड के कारण टेम्परेचर घटेगा और हीट के कारण बढ़ेगा और दोनों मिला के जो रिजल्टेंट आएगा जीरो हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम है गैस के साथ। इसके बाद इसका तीसरा लिमिटेशन ये है कि अगर वेरी स्लो एक्सपेंड होता है तब तो ये पॉजिटिव आता है, और वेरी फास्ट एक्सपेंड अगर गैस होगा यानी टेम्परेचर हीट के कारण जो बढ़ रहा है और उससे ज़्यादा घट ही जा रहा है, तो ऐसे केस में स्पेसिफिक हीट निगेटिव आ जाएगा, जो कि काफ़ी लिमिटेशंस है। इसलिए हमने इसके दो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिफाइन किए हैं, एक एट कांस्टेंट वॉल्यूम और एक जो है एट कांस्टेंट प्रेशर। अब तो जो Cv है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम अगर चेंज ना हो गैस का और तब 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने में जो लगेगा उसे Cv कहेंगे, और प्रेशर अगर सेम रखे तब 1 डिग्री बढ़ाने में जो लगेगा उसे Cp कहेंगे। तो ये पढ़ चुके थे हम। इसके बाद अगला जो स्लाइड था कि Cp और Cv का जो रेशियो होता है उसे गामा कहते हैं, और ये एटमोसिटी पे डिपेंड करता है, यानी गैस जो है किस तरीके का है, मोनो एटॉमिक है या डाई एटॉमिक, इसके बारे में हमने पढ़ा है आगे। और इसके बाद Cp का जो वैल्यू होता है ग्रेटर होता है Cv से, ये मुझे लगता है आप समझ चुके होंगे। यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन है और इस पे क्वेश्चन भी मैंने दिया था करने के लिए। मोनो एटॉमिक गैस जो होता है इसके लिए Cv का वैल्यू फिक्स होता है, 3R/2 होता है, जहाँ R गैस कांस्टेंट है, जो R यहाँ इसका वैल्यू दिया हुआ है, रखने पे इतना आएगा, Cv इतना होता है। तो ये एक डाटा दिया हुआ है कि Cp और Cv का वैल्यू मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक और ट्राई एटॉमिक गैस के लिए कितना कितना होता है। ये हमने देख लिया था, स्लाइड 20 देखना है हमें। कैलोरीमेट्री है। कैलोरीमेट्री क्या है? एक ऐसा मेथड है जिससे किसी ऑब्जेक्ट का स्पेसिफिक हीट फाइंड करते हैं। स्पेसिफिक हीट मतलब समझ रहे हैं कि एक यूनिट मास लेंगे और इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने में कितना हीट देना पड़ेगा। तो ये कैसे पता चलेगा किसी मटेरियल का? वही जिस मेथड से फाइंड करते हैं उसे कैलोरीमेट्री कहते हैं, और जिस डिवाइस से मेजर करते हैं उसको कैलोरीमीटर कहते हैं। कैलोरीमीटर का एक फोटो मेरे पास है, मैं दिखा देता हूँ। ये कैलोरीमीटर है, अपने स्कूल के लैब में भी अवेलेबल है। इसमें क्या है, ये जो अंदर वाला पोर्शन है जो यहाँ दिख रहा है, ये कॉपर का है और हाईली पॉलिश्ड है। हाईली पॉलिश्ड किस लिए? ताकि इससे हीट लॉस नहीं हो। इसके बाद इसे जो रखा गया है यहाँ पर इंसुलेटर का एक लेयर है, ये रुई हो सकता है, क्लॉथ हो सकता है, जो भी इंसुलेटर मटेरियल हो, और इसे एक वुडन बॉक्स में भरा गया है ताकि बाहर एटमॉस्फेयर में कोई हीट लॉस नहीं हो। इसमें एक स्ट्रियर है, ये स्ट्रियर है जो अपने यहाँ ये नॉर्मली ऐसे होता है, और ये इसे पकड़ के और इसको मिक्सचर को मिक्स करने के लिए इसका यूज होता है। इसके बाद यहाँ जो होल देख रहे हैं, इस होल से हम थर्मोमीटर इसमें अंदर डाल सकते हैं। इसे बंद कर देते हैं और इससे होके और थर्मोमीटर यहाँ तक गया होता है, जो इस होल से जब बंद करते हैं तब। तो यही कैलोरीमीटर है। अब इसी का यह जो पार्ट है ये कैलोरीमीटर है। ये केवल जो ये तो जैकेट है इसका, केवल यह जो पॉलिश्ड कॉपर का पार्ट है यही कैलोरीमीटर है, और एक स्ट्रियर है, यही इंपॉर्टेंट है।
इसी के बारे में पढ़ना था हमें। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसका प्रोसेस दिया है कि कैलोरीमीटर और एस्ट्रियर को साफ कर लेते हैं, धो लेते हैं और सुखा लेते हैं। फिर क्या करते हैं, दोनों का वेट करते हैं, कैलोरीमीटर और एस्ट्रियर का, और फिर इसके बाद हाफ वाटर फिल कर देते हैं और इसके बाद फिर से वेट करते हैं। यानी करना क्या है हमें, सबसे पहले एक कॉपर वाला जो है पार्ट, इसका और एस्ट्रियर दोनों को मिला के इसका वेट कर लेना है। इसके बाद इसमें हाफ वाटर भरना है, फिर वेट करना है। इसके बाद से जो अगला प्रोसेस है, इसके बाद क्या करना है कि इसे इसके आउटर जैकेट यानी जो बॉक्स है उसमें रख देते हैं और इसका टेम्परेचर मेजर कर लेते हैं कि वाटर का सही टेम्परेचर कितना है। इसके बाद जिस सब्सटेंस का हमें स्पेसिफिक हीट फाइंड करना होता है उसके एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक गर्म करते हैं और उसे कैलोरीमीटर में डाल के और स्ट्रियर से मिक्स करते हैं। यानी क्या करेंगे, अगर कोई मटेरियल है इसको गर्म करेंगे और फिर इसको उठा के कैलोरीमीटर में डाल देंगे, इसको बंद कर देंगे और इसे मिक्स कर देंगे ताकि अच्छे से मिल जाए। कुछ देर के बाद यह जो पार्ट होगा, यह जो ऑब्जेक्ट होगा, कुछ हीट लॉस करेगा और वाटर हीट गेन करेगा और फिर थर्मोमीटर से इसका बाद का टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर मेजर कर लेते हैं। है कि टेम्परेचर लॉस और हीट गेन दोनों इक्वल होगा। इसमें कुछ हम एजम्पशन करते हैं। क्या एजम्पशन है कि जो कैलोरीमीटर है इसका वाटर इक्विवेलेंट मान लेते हैं W है, कि जितना कैलोरीमीटर एब्जॉर्ब करेगा अपने मास के कारण उतना वाटर अकेले एब्जॉर्ब करेगा, W ग्राम वाटर एब्जॉर्ब करेगा उतना हीट। इसके बाद M1 हीट मास है वाटर का जो हमने पहले उसमें डाला था। T1 इनिशियल टेम्परेचर है, जो नया मटेरियल डालने के पहले वाटर का केवल हमने टेम्परेचर मेजर किया था। M2 जो है मास ऑफ सब्सटेंस है, यानी जिसका हमें स्पेसिफिक हीट फाइंड करना है। स्पेसिफिक हीट जिसका फाइंड करना है उसका टेम्परेचर T2 ले लेते हैं और कॉमन टेम्परेचर इस मिक्सचर का T लेते हैं। तो इसमें टेम्परेचर राइज और फॉल इसका यह दिया हुआ है और इसके बाद यह हमें डिफिनीशन मिलता है स्पेसिफिक हीट फाइंड करने के लिए M1W T माइनस T1। ये मैंने लेक्चर वीडियो में भी समझाया है, आप एक बार फिर से अगर नहीं समझ में आए तो देख लेंगे या बोलेंगे तो मैं एक बार फिर से इस पर डिस्कस कर दूंगा। इसके बाद से चेंज इन स्टेट हमने पढ़ा था, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये सबको पता है। इसके बाद मेल्टिंग, सब्लिमेशन, ये सब समझ रहे हैं, इससे तो और आसानी हो जाएगी। डिपोजिशन समझ रहे हैं, गैस से जब सॉलिड में बने। और इसके बाद कुछ टर्म्स आपको दिए गए थे। ये फ्यूजन जो टर्म है, होमवर्क जो आपने बनाया है, होमवर्क में फ्यूजन को किसी ने न्यूक्लियर फ्यूजन के फॉर्म में लिखा है, लेकिन न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं है ये। फ्यूजन का मतलब फ्रीजिंग, यानी जब लिक्विड सॉलिड में चेंज हो तो उसे फ्यूजन कहते हैं। या न्यूक्लियर फ्यूजन से कोई मतलब नहीं है हमें। इसके बाद से हम चेंज इन स्टेट देखते हैं कि वाटर को जब गर्म करना शुरू करते हैं, पहले आइस है 0 डिग्री पे जाके टेम्परेचर बढ़ना रुक जाता है और कुछ देर तक टेम्परेचर नहीं बढ़ता है, हीट सारा का सारा यूज होता है इसको मेल्ट करने में। ऐसे ही फिर टेम्परेचर बढ़ता है और फिर टेम्परेचर बढ़ने के बाद कुछ देर बाद ये फिर रुक जाता है और यहाँ पर हीट जो है वो खर्च होता है इसको बॉयल करने में। इसके बाद हमने देखा था कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है सब्सटेंस का, वो प्रेशर के साथ इंक्रीज होता है, यानी प्रेशर बढ़ा देंगे तो इंक्रीज हो जाएगा। प्रेशर कुकर का एग्जांपल मैंने जो वीडियो लेक्चर है उसमें दिया था। इसके बाद मेल्टिंग जो पॉइंट होता है आइस का, वो प्रेशर बढ़ाने पर घट जाता है, यानी जल्दी मेल्ट हो जाता है। इसके लिए यह एक एग्जाम्पल है। यहाँ मेटेलिक वायर जो होगा, यहाँ प्रेशर के कारण पिघलते जाएगा और वायर नीचे आते जाएगा, जबकि ऊपर का जो पार्ट है फिर फ्रीज होते जाएगा। तो यही जो रिफ्रीजिंग का प्रोसेस है, इसे ही रेलिगेशन कहते हैं। इसके बाद प्रेशर टेम्परेचर फेज डायग्राम, ये इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा समझना टफ है क्योंकि आगे क्लास में और भी पढ़ना है इसे। तो जो चेंज इन स्टेट होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस में चेंज होता है, तो वह डिपेंड करता है उसके प्रेशर पे, वॉल्यूम पे और टेम्परेचर पे। इसके लिए चाहिए हमें 3 डायमेंशनल ग्राफ, लेकिन हम 3 डायमेंशनल खींच नहीं सकते, इसलिए हम प्रेशर और वेपर को प्रेशर और वॉल्यूम को गायब कर देते हैं और प्रेशर और टेम्परेचर के वर्सेस ग्राफ खींचते हैं। यह जो ग्राफ है एक केवल स्पेशली खींचा गया है, यह वाटर के लिए है। इसमें डिफरेंट प्रेशर पे और डिफरेंट टेम्परेचर पे स्टेट देखा गया। जैसे एक ग्राफ क्या दिखाता है, जैसे मैं एक पॉइंट यहाँ लेता हूँ या एक रेड पॉइंट हो गया, तो यहाँ पर इससे रिलेटेड टेम्परेचर इतना है, यहाँ रीडिंग देख लेंगे। इससे रिलेटेड जो प्रेशर है वो इतना है, इसका रीडिंग देख लेंगे स्ट्रेट लाइन में। तो इस प्रेशर और इस टेम्परेचर पे जो वाटर है या आइस है,
किस फॉर्म में होगा, तो लिक्विड में होगा। यहाँ देख लेंगे तो यहाँ पे किस फॉर्म में होगा, गैस फॉर्म में होगा। तो ये अलग अलग टेम्परेचर और प्रेशर पर दिखाया गया है कि ऑब्जेक्ट जो है सॉलिड में होगा या लिक्विड में होगा या गैस में। एक्चुअल में सॉलिड लिक्विड गैस दिखाया गया, लेकिन यह जो ग्राफ है ये स्पेशली आइस के लिए है। दूसरे मटेरियल का ग्राफ अलग हो सकता है, यह जो लाइन्स है और क्लोज हो सकते हैं। जैसे इसका एक डेमोन्स्ट्रेशन में दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं यह जो है ये आइस के लिए है, वाटर के लिए ग्राफ। ये जो है इसको मैं और बड़ा कर देता हूँ। यह जो है आइस के लिए है, जिसमें देख सकते हैं कि ये ज़्यादा फैला हुआ है, जबकि ये जो है दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड के लिए है। और ये स्केल में नहीं है, ये ध्यान रखना है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गैप किया गया है इसमें। तो ये दोनों पॉइंट नज़दीक नज़दीक हो सकते हैं। इससे रिलेटेड जो टर्म्स हैं इसको भी मैंने डिफाइन किया था। और वेपोराइजेशन ये एक होमवर्क में दिया था, किसी ने नहीं किया था, और वह यहाँ था होफ्रॉस्ट लाइन। होफ्रॉस्ट लाइन क्या है, जो सब्लिमेशन लाइन है उसी को वाटर के केस में होफ्रॉस्ट लाइन कहते हैं। इसके बाद ट्रिपल पॉइंट है। ट्रिपल पॉइंट का मतलब होता है कि जिस पर ये तीनों आके मैच करते हो। हमेशा ध्यान रखेंगे ये पॉइंट ही होगा, ये एरिया ऐसे नहीं हो सकता कि तीनों ऐसे चला गया हो और यहाँ एरिया बन गया, ये पॉइंट ही होगा। और ट्रिपल पॉइंट वो है जिसमें ऑब्जेक्ट जो है सॉलिड और लिक्विड दोनों में रह सकता है। इसके बाद से हमने लेटेंट हीट देखा था। एक बात ध्यान रखेंगे लेटेंट हीट में, जैसे कुछ बुक में दिया हुआ है कि लेटेंट हीट का मतलब है कि कितना एनर्जी हमें चाहिए, किसके लिए, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए, सॉरी स्टेट चेंज करने के लिए, सॉलिड से लिक्विड में या लिक्विड से गैस में। किसका, यूनिट मास का। तो ये यूनिट मास जो है कुछ बुक्स में इस टर्म को हटा के, यूनिट मास को हटा के, और उसके लिए एक नया टर्म दिया गया है, वो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मैं लिख देता हूँ यहाँ। ये स्पेसिफिक लेटेंट हीट है। तो स्पेसिफिक लेटेंट हीट का डिफिनीशन ऐसा दिया गया है कुछ बुक में। स्पेसिफिक लेटेंट हीट का डिफिनीशन ऐसे दिया गया है, यह जो डिफिनीशन है तो ज़्यादा इसमें कोई चेंज नहीं है। लेटेंट हीट का मतलब तब क्या कर दिया गया कि पूरे मास को चेंज करने में कितना हीट लगेगा सॉलिड से लिक्विड में, वो लेटेंट हीट हो गया। और स्पेसिफिक का मतलब यूनिट मास से हो गया। तो इसको कंफ्यूज नहीं होंगे, अलग अलग बुक में इसका अलग अलग डिस्क्रिप्शन है अलग अलग राइटर्स द्वारा। अब हम लोग आज का शुरू करते हैं। आज हमें पढ़ना है हीट ट्रांसफर। कुछ स्पेसिफिक बुक्स के अनुसार जो थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ हीट है उसे 2 चैप्टर में दिया गया है। तो अभी तक जो हम पढ़ चुके हैं उसमें एक चैप्टर खत्म हो जाता है और दूसरा चैप्टर यहाँ से शुरू होता है। और वो क्या है, ट्रांसफर ऑफ हीट, यानी हीट का एक जगह से दूसरी जगह जाना। और इसके लिए 3 मेथड्स हैं, बड़े फेमस मेथड्स हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। ये छोटे क्लासेज में भी पढ़ना है, लेकिन अभी सिलेबस थोड़ा सा उल्टा पुल्टा है। 9th-10th में इसका नाम ही नहीं है, 7-8 में था। कंडक्शन क्या होता है, तो कंडक्शन एक ऐसा हीट का ट्रांसफर का मोड है जिसमें किसी ऑब्जेक्ट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में हीट का फ्लो होता है। क्यों, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण। इसका एग्जांपल हम समझ सकते हैं कि एक रॉड ले लेते हैं और रॉड को एक साइड से गर्म करते हैं। हालांकि यहाँ कैंडल बनाया है मैंने, कैंडल से रॉड नहीं गर्म होगा जल्दी, कुछ स्प्रिट लैंप वगैरह है, इसे गर्म करते हैं। तो क्या होगा, यहाँ पर टेम्परेचर हाई हो जाएगा और यहाँ पर टेम्परेचर लो हो जाएगा। तो हीट का फ्लो यहाँ से हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर होने लगता है। यही जो मोड है ये क्या कहलाता है, कंडक्शन कहलाता है। एक कंडक्शन जो मोड है इसमें कॉज क्या है कंडक्शन का, तो इसको समझने के लिए जरा सा समय लगेगा, ये टाइम टेकिंग है। ये वीडियो कौन दिखा रहा है अपना इसमें,
देखो होता क्या है कि जब जैसे यहाँ पे ये मॉलिक्यूल्स हैं, एक लेयर में मॉलिक्यूल्स का बना रहा हूँ, एक मॉलिक्यूल नहीं है, एक लेयर है मॉलिक्यूल्स का। क्या किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो अनम्यूट करके पूछो। बीच बीच में हैंड राइज करके और डिस्टर्ब ना करो। तो शुरू पे क्या है कि ऐसे ऐसे बहुत सारे लेयर्स हैं सॉलिड्स के, इसमें मॉलिक्यूल्स के मैं लेयर बना रहा हूँ। अब क्या होता है कि ये एक डिफरेंट टेम्परेचर पे वाइब्रेट कर रहे हैं, इतना दूर वाइब्रेट कर रहे हैं यहाँ तक। लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इसका वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है और अब यहाँ से यह यहाँ तक वाइब्रेट कर रहा है। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। अब इसका वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड क्या हो गया, बढ़ गया है, यहाँ तक वाइब्रेट कर रहा है। लेकिन जो दूसरा लेयर था तुरंत इसके पास था, तो ये क्या करेगा, अपने वाइब्रेशन के कारण इसके इसके पार्टिकल और जो नेक्स्ट पार्टिकल है इसमें कोलिजन होगा। तो पहले तो इनके बीच का कुछ स्पेस था तो कोलिजन स्लो था, इसलिए टेम्परेचर कम था। लेकिन अब टेम्परेचर बढ़ने के कारण ये काफी दूर तक वाइब्रेट कर रहा है, तो अपना एनर्जी ये इसको ट्रांसफर करेगा और ये अपना एनर्जी नेक्स्ट को ट्रांसफर करेगा। और इसी तरीके से कंडक्शन होता है, यानी जो हीट है एक पार्ट से दूसरे पार्ट की ओर जाता है। यहाँ पर इसके लिखा भी गया है कि जिस एंड को हिट करते हैं उस एंड पर ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी हो जाता है मॉलिक्यूल्स का, और एक कोलिजन के द्वारा अपना एनर्जी जो है अपने एडजॉइनिंग लेयर को यानी बगल वाले लेयर को दे देते हैं, और बिना मॉलिक्यूल अपने मीन पोजीशन को लीव किए हुए एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है, और यही कहलाता है कंडक्शन। अब थर्मल कंडक्शन का स्टीडी स्टेट और थर्मल कंडक्शन का वेरिएबल स्टेट, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वेरिएबल स्टेट। मैं यहाँ से स्लो चलूंगा क्योंकि यहाँ से कंसेप्ट्स जो है काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वेरिएबल स्टेट क्या है, तो किसी को क्वेश्चन पूछना है? हाँ आर्यन बोलो। ट्राई कर रहे हो क्या, कि सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा? इसको हम लोग समझते हैं वेरिएबल स्टेट को, जैसे यहाँ का जो हीट है, इस हीट के कारण यहाँ पर टेम्परेचर हाई होगा, और साउंड क्लियर नहीं आ रहा है। अभी पढ़ लो, इसका जो भी वीडियो होगा मैं भेज दूंगा, रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ इसे, तो उसके बाद से जो पूछना होगा पूछते रहना बाद में। देखो अभी क्या है कि जैसे सॉलिड है तो ये कई लेयर में हो सकता है। अब क्या है कि यहाँ से हम इसको गर्म अगर करते हैं तो गर्म करने के कारण यहाँ का जो हीट है इस लेयर पर जाएगा। ये यार अपना ऐड कर रहा है कि पैसा दो इसको। देखो क्या होगा, ये हीट यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ पर जो हीट जाएगा, इस पार्ट को मैं और जूम कर रहा हूँ केवल इसी को। देखो हीट ये पहले लेयर में, ये मान लो पहला लेयर है, ये दूसरा लेयर है, तो पहले लेयर से हीट दूसरे लेयर में जाएगा। तो जो हीट जाएगा उसका कुछ पार्ट इसका इस लेयर का टेम्परेचर इंक्रीज करने में खर्च होगा और कुछ पार्ट आगे बढ़ जाएगा। इसी तरह इसमें जो जाएगा वो कुछ पार्ट इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा और कुछ पार्ट आगे बढ़ जाएगा। यही जो स्टेट है इसमें क्या होता है कि हर लेयर का टेम्परेचर लगातार बढ़ते रहता है टाइम के साथ, एकाएक नहीं बढ़ता। जो भी हीट जाएगा कुछ एब्जॉर्ब कर लेगा ये खुद अपना टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, और कुछ आगे भेज देगा। यही जो स्टेट है ये वेरिएबल स्टेट कहलाता है। वेरिएबल स्टेट का लिखा भी हुआ है यहाँ पे कि यह एक ऐसा प्रोसेस है कंडक्शन का जिसमें रॉड का एक एंड ए से बी की ओर टेम्परेचर का फ्लो टेम्परेचर डिफरेंस होता है, और प्रत्येक क्रॉस सेक्शनल एरिया का जो पोर्शन होता है, ये जो मैंने बनाया था,
मेटेलिक रॉड का, वो क्या होता है, लगातार इसका टेम्परेचर इंक्रीज होते रहता है, यानी प्रत्येक लेयर का टेम्परेचर इंक्रीज होते रहता है और इसको कहते हैं वेरिएबल स्टेट। लेकिन स्टेडी स्टेट में क्या होता है कि कुछ देर तक ये गर्म होगा, लेकिन एक लिमिट है जहां तक ये गर्म हो सकता है, इसके बाद और ये गर्म नहीं हो सकता है प्रत्येक लेयर। तो ऐसे केस में क्या होगा कि जितना हीट पहले लेयर से दूसरे में जाएगा, अब ये अपना टेम्परेचर नहीं इंक्रीज करेगा, टोटल का टोटल हीट ये खुद दूसरे लेयर को दे देगा, और यह स्टेट कहलाता है स्टेडी स्टेट। यहाँ पर एक मैं फिर से बना रहा हूँ, जैसे कोई मटेरियल है और इसके डिफरेंट लेयर्स हैं, बड़ा बड़ा मैं बना रहा हूँ ताकि क्लियर दिखाई दे। स्टेडी स्टेट में क्या होगा कि यहाँ जितना हीट बाहर से हम सप्लाई करते हैं, वो सारा का सारा हीट, अब इसका टेम्परेचर इस लेयर का और नहीं बढ़ सकता, सारा का सारा यहाँ दे देगा, इसका जितना टेम्परेचर है ये सारा का सारा यहाँ दे देगा। तो यह जो स्टेट है यह कहलाता है स्टेडी स्टेट। और इस स्टेट में क्या होता है कि जो प्रत्येक पोर्शन है, जैसे यहाँ पे दिया है, बट आफ्टर सम टाइम ये सिचुएशन कम, ऐसा सिचुएशन आएगा कि अब और एब्जॉर्प्शन नहीं हो सकता हीट का, यानी जो पार्ट है और एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हीट को, और प्रत्येक क्रॉस सेक्शन एरिया का जो रॉड का प्रत्येक क्रॉस सेक्शन एरिया है, इसका टेम्परेचर क्या हो गया है, अब एक फिक्स हो गया है, और इसी स्टेट को क्या कहते हैं, स्टेडी स्टेट। एक बात ध्यान रखेंगे कि प्रत्येक क्रॉस सेक्शन का एरिया फिक्स है, टेम्परेचर फिक्स है, इसका टेम्परेचर मान लो T1 है, इसका टेम्परेचर T2 है, इसी तरह इसका टेम्परेचर T3 है। तो ये जो क्रॉस सेक्शन का एरिया है, टेम्परेचर है और नहीं बढ़ सकता, ये T1 ही रहेगा, ये T2 ही रहेगा, ये T3 ही रहेगा, और इसको नहीं बढ़ाया जा सकता। हो क्या सकता है केवल, तो यही इतना जो पोर्शन है इसका टेम्परेचर फिक्स रहेगा, ये नहीं बढ़ेगा, इसका टेम्परेचर फिक्स रहेगा, ये नहीं बढ़ सकता। और लेकिन ये सभी इक्वल नहीं होते हैं, अगर हम इधर से हीट सप्लाई कर रहे हैं तो सभी इक्वल नहीं होंगे। एक और क्वेश्चन आता है कि जो लास्ट वाला पोर्शन है उसका हीट क्या होगा, तो इसका हीट यहाँ से बाहर एटमोस्फियर में निकल जाएगा, लेकिन T1 जो होगा ये बड़ा होगा T2 से, और जैसे जैसे आगे जाएंगे टेम्परेचर कम होते जाएगा। तो यही स्टेट स्टेडी स्टेट कहलाता है। यहाँ पर इसके बारे में और भी नोट्स लिखे गए हैं, ये इंपॉर्टेंट है। स्टेडी स्टेट में टेम्परेचर जो होता है एवरी क्रॉस सेक्शनल पार्ट का, ये प्रत्येक जो पार्ट मैंने बनाया था, ठीक है, स्टेडी स्टेट में वो कांस्टेंट होता है, बट नॉट हैविंग द सेम वैल्यू, यानी प्रत्येक का वैल्यू सेम नहीं होता। टेम्परेचर क्या होगा, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वो डिक्रीज ही होते रहेगा। ठीक है, स्टेडी स्टेट के बाद हमें स्टेडी स्टेट के बारे में एक और नोट पढ़ना है। यहाँ पर यहाँ से अगर पॉइंट ए से हीट सप्लाई करते हैं तो क्या होगा, पॉइंट बी से उतना ही हीट बाहर निकल जाता है। यहाँ दिया है कि अगर एक कांस्टेंट रेट पर ही पॉइंट ए पर हीट सप्लाई करते हैं तो ये हीट जो है ट्रांसफर हो जाता है पूरे रॉड से, क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। ठीक है, सेम रेट से बाहर निकलता है, यानी अगर 1 जूल पर सेकेंड हीट यहाँ दे रहे हैं तो 1 जूल पर सेकेंड हीट यहाँ से बाहर निकलेगा। टाइम काफी हो गया है तो इसको मैं एंड करता हूँ और फिर से मैं लिंक भेज रहा हूँ, सभी लोग ज्वाइन करेंगे।